नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसन और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी रुझान आने शुरू हो गए और तमाम सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है। 100 से अधिक सीटों के रुझान इस समय आ चुके हैं और बात करें तो एनडीए को कहीं ना कहीं बढ़त यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है। बात करें कई सारी हॉट सीटों पर तो एनडीए के तमाम प्रत्याशी इस समय आगे चल रहे हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी इस समय की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर सहरसा की बात करें तो सहरसा से एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जो चुनावी मैदान में है डॉक्टर आलोक रंजन, वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जदयू की अगर बात करें सुपौल से तो विजेंद्र प्रसाद यादव जो है वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मधेपुरा की सीट की बात करें तो वहां से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि चंद्रशेखर है। और वहीं अगर बात करें कई सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता और हमारे जो रेसिडेंट एडिटर है मथुरेश कुमार, वो भी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है काउंटिंग सेंटर के बाद। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे असिस्टेंट एडिटर मथुरेश जी का। मथुरेश सर, क्या स्थिति है वहां की? आप काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं जहां पर महिषी और सोनबरसा विधानसभा की सीटों की जो वोटों की गिनती है वो हो रही है। क्या वहां से क्या माहौल है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और अभी तक के रुझानों में क्या कुछ निकल के सामने आया है? जी बिल्कुल संदीप, अभी मैं सहरसा के जो है महिला कॉलेज के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर महिषी विधानसभा और सोनवर्षा विधानसभा की जो है यहाँ पर काउंटिंग अभी होने वाली है। यहाँ पर जो शुरुआत भी हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की जो है काउंटिंग शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी बताऊँ किसी भी तरह का अनाउंसमेंट जो है अभी तक अंदर से नहीं किया गया है, लेकिन ये सूत्रों से पता चला है जो यहाँ पर जो है पोस्टल बैलेट का जो है काउंटिंग शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम बल जो है सुरक्षा के जो है यहाँ पर तैनात है और अलग अलग जगह पर अगर देखेंगे तो बैरिकेटिंग भी की गई है ताकि जो बाहरी समर्थक होते हैं, जो पार्टी के समर्थक होते हैं, उन्हें जो है डायरेक्ट यहाँ तक ना आने पाए। और उसके अलावा अगर देखेंगे तो रूट का भी डाइवर्जन किया गया है। डीबी रोड से अगर आप आना चाहते हैं तो वहां पर भी बैरिकेटिंग किया हुआ है। नया बाजार से अगर इस कलेक्ट्रेट के एरिया में आना चाहते हैं तो यानी कि वो लोग तमाम तरह से यहाँ पर जो है जो बैरिकेटिंग की गई है ताकि यहाँ पर भीड़ कम इकट्ठा हो और सुरक्षा व्यवस्था जो है तमाम तरह से जो है पुष्ट की। सर, अगर बात करें तो जिस तरह से कहा गया है कि पहले महिषी और सोनबरसा की जो सीटों के जो नतीजे हैं वो जल्दी सामने आ जाएंगे, तो कितने राउंडों में गिनती होने वाली है यहाँ पर महिषी और सोनबरसा सीट की? जी संदीप, बताओ यहाँ पर महिषी और सोनबरसा की बात करें तो 26 राउंड में जो है दोनों सीटों की जो है गिनती होने वाली है और अलग अलग समय में जो है लगातार जो है अनाउंसमेंट के थ्रू जो है यहाँ पर आपको अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। सहरसा नौ की जो है टीम लगातार आपको सहरसा में जो 3 अलग अलग जगह काउंटिंग सेंटर बना हुआ है वहां पर तैनात है और आपको जो यहाँ के सहरसा नौ के दर्शक है उन तक जो है हर एक खबर जो है अपडेट यहाँ से मिलता रहेगा। यह 26 राउंड में जो है आपको महिषी और सोनबरसा सीट का जो है आपको काउंटिंग होने वाला है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अखिल मल्होत्रा का। अखिल, आप इस समय जिला स्कूल काउंटिंग सेंटर के बाहर है जहां पर सहरसा विधानसभा की सीट की वोटों की गिनती हो रही है। क्या कुछ वहां की स्थिति है? क्या कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और वहां पर यातायात के लिए किस तरह के मार्ग जो है वो डिसाइड किए गए हैं? सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी है उनका जो भाग्य का फैसला है वो अभी वो आज खुद की चुनाव अखिल, आपकी था जो है सहरसा विधानसभा है और खुल चुका है और उसके बाद जो अखिल, लगता है कनेक्ट टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज में। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। रुक कर लेते हैं हमारे रेसिडेंट एडिटर मथुरेश जी का। मथुरेश सर, बात करें तो जिस तरह से डिस्पैच सेंटर भी बनाया गया था और जिस तरह से यातायात की व्यवस्था की, क्या वहां पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ कोई बड़े अधिकारी भी मौजूद है ताकि लोगों को किसी तरह से परेशानी ना आए? बिल्कुल संदीप, अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक डीएसपी खुद तैनात है यहाँ पर, बड़े बड़े अधिकारी तैनात है ताकि जो है ट्रैफिक को लेकर के कोई समस्या नहीं आए। हालांकि अभी देखा जाए तो अभी तक जो है समर्थकों की संख्या अभी उतनी नहीं देखी जा रही है। समय के साथ जो है समर्थकों की संख्या भी बढ़ेगी और जो है बैरिकेटिंग भी तमाम जगह किए गए हैं ताकि जो है
ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सके, जो यातायात के जो लोगों को आने जाने की सुविधा है वो भी हो सके। लेकिन जो ये एरिया जहाँ पर काउंटिंग होनी है उस एरिया में, यानी कि अगर महिला कॉलेज की बात करें सहरसा में, जिला स्कूल की बात करें, गर्ल्स स्कूल की बात करें, तो यहाँ इस 3 सेंटर में जो है आपको यहाँ पर जो है काउंटिंग होनी है, हो रही है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुंचने के लिए जो है तमाम चारों तरफ से ताकि किसी भी तरह से जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक का जो है यहाँ पर जमा न हो, इसको लेकर के जो है तमाम अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के भी अधिकारी मौजूद है, तो सारे सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अखिल अखिल, क्या वहां पर शुरुआती कुछ रुझान सामने आए हैं सहरसा विधानसभा सीट की? क्या आवाज आ रही है अखिल? अभी डीएम यहाँ पे सहरसा के जो डीएम है उनका काफिला जा रहा है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, सुनने में जो है कैसी व्यवस्था है। यहाँ पे डीएम का जो काफिला था वो जो है यहाँ से क्रॉस किया है लगातार। जी अखिल, जिस तरह से आपने बताया कि जो जिलाधिकारी है वो खुद से क्या तमाम जगहों की काउंटिंग सेंटर के आसपास जाकर के जो है वो जायजा ले रहे हैं, और उनके साथ साथ कौन कौन बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है और सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है जिला स्कूल में? बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत सारे सुरक्षा कर्मी जो है अपनी ड्यूटी पे है, एकदम लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं। और सहरसा के डीएम के साथ साथ एसपी जो है, एसडीएम जो है, तमाम आला अधिकारी जितने भी हैं सहरसा के, वो लगातार पेट्रोलिंग करके नजर रख रहे हैं। जितना भी मतगणना केंद्र है, रमेश झा महिला कॉलेज, कन्या उच्च विद्यालय और जिला स्कूल, ये पूरे चारों तरफ से जो है इनको जो पेट्रोलिंग किया जा रहा है और लगातार जो इस पे नजर बनाए हुए है। और जैसे ही यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे यहाँ पर वोटिंग मतगणना की क्या स्थिति है। ठीक है अखिल, जानना चाहूंगा सहरसा की अगर बात करूं तो जिस तरह से वहां पर जो कोई प्रत्याशी अभी तक वहां पर पहुंचा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो या महागठबंधन का हो? अखिल, मैं आऊंगा आपके पास। मथुरेश सर, क्या अभी तक वहां पर कोई प्रत्याशी पहुंचा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो या महागठबंधन का हो, उनकी तरफ से जो एजेंट, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा था कि आप अपने जो प्रतिनिधि है उनको नियुक्त कर सकते हैं वहां पर देखने के लिए, तो क्या अभी तक कोई प्रत्याशी आया? क्योंकि जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि कल जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने भी बैठक की थी प्रत्याशियों के साथ, तो आपके पास क्या कुछ जानकारी है अभी सर? बिल्कुल संदीप, अगर बताऊं सोनवर्षा विधानसभा और यहाँ पर जो है महिषी विधानसभा, दो जगह का जो है यहाँ पर महिला कॉलेज में जो है यहाँ पर काउंटिंग शुरू है। इसको लेकर के जो अगर देखेंगे तो सोनवर्षा जो महागठबंधन के कैंडिडेट है सरिता पासवान, वो यहाँ पर आ चुकी है और जो है वो अंदर आ चुकी है। जहाँ पर देखा जाए तो अभी उन लोग जो है सुबह सुबह वो लगभग काउंटिंग शुरू होने से पहले ही जो है यहाँ पर वो पहुंच चुकी थी, ताकि जो है उसको अपने ऊपर भरोसा हो सके। अगर समर्थकों की बात करें तो अभी समर्थकों का भीड़ उतना ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा और समर्थकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से कल प्रशासन की तरफ से भी आदेश जारी किया गया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी मतगणना होती है, चुनावी नतीजे आते हैं, तो उसके बाद जिस तरह से जुलूस रैलियां निकलती है, तो उस चीज पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहां पर कैसी स्थिति है? क्या, क्योंकि आचार संहिता का जो जानकारी हमें मिल रही है कि आचार संहिता अभी भी लागू है और आगे के लिए कुछ समय तक उसको बढ़ा दिया गया, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल संदीप, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से जो है कल जो यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद करने के लिए जो है यहाँ पर शांति समिति की भी बैठक की गई थी, जिसमें जो है तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो प्रतिनिधि थे, उनको बुलाया गया था, ताकि जो है यहाँ पर आज किसी भी तरह का उपद्रव ना हो। उसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर आप बात करेंगे तो अभी फिलहाल की जो स्थिति देखेंगे तो हर एक तरह से अगर देखेंगे तो कई पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगे हुए हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो लगे हुए हैं। तो सुरक्षा की व्यवस्था से अगर देखा जाए तो तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ पर जो है रखी गई है, फायर की भी जो है यहाँ पर
व्यवस्था की गई है, यानी कि तमाम तरह से अगर जिला प्रशासन की ओर से देखेंगे तो तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि शांतिपूर्वक जो है काउंटिंग हो सके। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। अखिल, क्या आप जिला स्कूल में कोई प्रत्याशी आया है, चाहे एनडीए गठबंधन की ओर से हो जो कि आलोक रंजन है, और चाहे महागठबंधन की ओर से आईपी गुप्ता, या उनकी तरफ से कोई आया प्रत्याशी, या बाकी जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए उनके कोई प्रत्याशी पहुंचा है वहां पर अभी तक? प्रत्याशी अभी बाहर से तो आते कोई नहीं दिखे हैं। अगर अंदर कोई होते हैं तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। और अगर अभी कोई प्रत्याशी अगर आएंगे तो मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। और जो भी प्रत्याशी जो है यहाँ पे एक विधानसभा के हैं, लगभग 10 प्रत्याशी हैं। तो अभी तक तो मेरे सामने, जब से यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर अभी बाहर से एंट्री करते हुए एक भी नहीं दिखे हैं। और हो सकता है कि बहुत सवेरे वो अंदर दाखिल हो चुके होंगे। जी अखिल, आप नजर बनाए रखे। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहरसा जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें सहरसा, मैसी, सिमरी बख्तियारपुर और सोनबरसा, ये 4 विधानसभा सीटें सहरसा जिले के अंतर्गत आती हैं, जहां से महागठबंधन एनडीए के प्रत्याशी और जनसुराज और साथ ही साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। कुल 45 जो प्रत्याशी है वो इस समय चुनावी मैदान है, जिनकी किस्मत जो है इस समय ईवीएम में बंद है। और बैलेट पेपर की काउंटिंग हो चुकी है। बैलेट पेपर की काउंटिंग अभी भी कई जगहों पर जारी है, और इसके साथ साथ ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो गई है। पूरे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 100 से अधिक सीटों के रुझान आ गए, जहां पर एनडीए को बढ़त हासिल होती हुई दिख रही है। वहीं अगर सहरसा की बात करें, जिस तरह से अभी तक की जो जानकारी आ रही है कि सहरसा विधानसभा सीट से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आलोक रंजन, वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। रुक कर लेते एक बार हमारे रेजिडेंट एडिटर मसूरी सर का। सर, बात करूं सर, जिस तरह से कैसी चुनाव के दौरान देखा गया, और जिस तरह से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, अगर सहरसा जिले की बात करूं तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी की जो जानकारी हमें मिल रही है कि डॉक्टर आलोक रंजन जो है इस समय एनडीए के जो प्रत्याशी वो इस समय आगे चल रहे हैं, तो किस तरह से देखते, क्या नतीजों में ये बदल जाएंगे, या अभी भी हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा? क्योंकि अभी जिस तरह से आपने बताया कि 32 राउंडों में सहरसा विधानसभा सीट की गिनती होनी है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? क्या लगता है आपको? जी संदीप, इतना जल्दी जो है कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अगर देखेंगे तो अभी काफी राउंड बाकी है। अभी तो पोस्टल बैलेट की ही शुरुआत हुई है। इसके बाद जो है कई राउंड जो है काउंटिंग की होगी। ये उतार चढ़ाव अभी तो लगा ही रहेगा। अगर यहाँ पर जो है सहरसा जो विधानसभा है, इसमें जो है आपको एनडीए से अगर जो है आलोक रंजन है, और महागठबंधन से आईपी गुप्ता यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और जिनका जो है फैसला होना है, और किशोर कुमार मुन्ना जो है वो जनसुराज से है। ये तीनों जो है सहरसा विधानसभा से कैंडिडेट है, जिनका आज जो है सहरसा विधानसभा जो है यहाँ पर फैसला होना है। काउंटिंग में फैसला होगा और देखा जाएगा जो किसके तरफ यह रुख, यहाँ की जनता जो है किसको अपना प्यार देती है, किसको अपना इस बार विधायक मानती है। तो अगर देखेंगे तो अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो अभी तो फिलहाल कुछ भी ज्यादा यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। पोस्टल बैलेट की हुई है, लेकिन अभी तक जैसे जैसे ये अनाउंस होना शुरू होगा, जो जैसे जैसे राउंड क्लियर होते जाएंगे तो और चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जिस तरह से कल से ही हमें खबरें मिल रही थी और दृश्य भी सामने निकल के आ रहे थे कि कई जगहों पर मिठाई बनने शुरू हो गए हैं, तो उसको लेकर के क्या, जिस तरह से एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मान करके जो है प्रत्याशी पूरी तरह चुनावी में इस समय नतीजों का इंतजार बिना किए ही मिठाई बंटनी शुरू हो गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल संदीप, अगर देखें पूरे बिहार की देखें तो बिहार में जो है तमाम ऐसे कई प्रत्याशी है जहां पर जो है पहले से ही मिठाई बनने की तैयारी है। आपने अनंत सिंह का जो है उनका भी वीडियो कई बार वायरल हुआ है, जिसमें देखा गया है जो कई हजार लाख क्विंटल में जो है वो मिठाई बना रहे हैं। इसी तरह अगर देखेंगे तो यहाँ सहरसा में अभी तक इस तरह की कोई खास तस्वीर नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी टफ फाइट अगर बोला जाए तो वो देखने को मिलता है। क्योंकि किशोर कुमार मुन्ना की बात करें तो वो भी मंझे हुए जो है राजनेता है यहाँ पर, और जो प्रेजेंट में जो है यहाँ पर विधायक थे वो आलोक रंजन है, और आईपी गुप्ता जो है महागठबंधन के कैंडिडेट है। यानी कि सहरसा विधानसभा की बात करें तो तीनों विधानसभा में काफी, इस विधानसभा में जो है तीनों कैंडिडेट के बीच में काफी टफ फाइट था। तो अभी जो है किसी भी
किसी किसी के तरफ से जो है इतनी खुशी जाहिर नहीं की गई है, या फिर एक तरफा अगर किसी तरह मुकाबला किसी के हक में होता तो फिर जो है इस तरह का जो फिगर सामने आता है, तस्वीरें सामने आती है। लेकिन जो है अभी सहरसा में, जो सहरसा विधानसभा की बात करें, तो इस तरह की कोई तस्वीरें अभी सामने नहीं आई है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, रुक कर लेते हैं अखिल का। अखिल, जिस तरह आपने चुनावों में जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, ग्राउंड जी। लेवल पर आप गए और चुनाव, और जिस तरह से प्रथम चरण में भी आपने लगातार कवरेजेस की, तो सोनबरसा सीट को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफी ज्यादा आपने वहां समय बिताया सोनबरसा में, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है जिस तरह से हमारे जो रेसिडेंट एडिटर है उन्होंने जानकारी दी है कि जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं वो काउंटिंग सेंटर तक पहुंच गई है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं सोनबरसा सीट को? सोनबरसा सोनबरसा से कम कैंडिडेट है और सबसे टफ फाइट जो है वो है सीधा सरिता पासवान का है, क्योंकि सरिता पासवान के महागठबंधन के कैंडिडेट बनने से जो है मामला जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो गया था रत्नेश सादा के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी टक्कर दे रही है, पुरानी कैंडिडेट है, इससे पिछले कई इलेक्शनों में वो जो है अपना भागीदारी रखी है, चुनाव लड़ चुकी है। इस बार उन्होंने महागठबंधन से जो उनका प्रत्याशी बनना तय हुआ, तब से ही ये आकलन लगना शुरू हो गया था कि इस बार सोनबरसा विधानसभा का सीट जो है आसान नहीं रहेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि सरिता पासवान जो है बहुत अच्छा टक्कर दे रही है। इसीलिए अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, बहुत ही मामला 50-50 का है। किस्मत का फैसला किधर होगा ये तो अब समय के साथ पता चलेगा। ठीक है अखिल, आऊंगा आपके पास। मुतरे सर, मैसी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा टफ फाइट देखी जा रही है, क्योंकि जेडीयू के प्रत्याशी वहां से गुंजेश्वर साह हैं और उनके जो अपोजिट खड़े, जो कि वीडियो भी रह चुके हैं। तो मैसी विधानसभा सीट को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल संदीप, महिषी विधानसभा की अगर बात करें तो बहुत टफ फाइट बोला जा सकता है, क्योंकि गुंजेश्वर साह काफी पुराने नेता है जो अपने एरिया में काफी जबरदस्त पकड़ रखते हैं, कई बार जो है सत्ता में रहे हैं, अभी फिलहाल में जो है वो विधायक भी है। तो अगर देखेंगे तो उसके सामने में जो है महागठबंधन के तरफ से जो है गौतम कृष्ण है, उन्हें भी कम नहीं आंका जाए। पिछले बार की आंकड़ा देखे तो बहुत कम का फासला रहा था। अगर आप ये भी देखेंगे तो अगर महिषी विधानसभा में तो गौतम कृष्ण लगातार जो है वहां पर लोगों के बीच में जाते रहे हैं, तो वहीं पर जो है गुंजेश्वर साह का भी अच्छा खासा प्रभाव है। अगर वो देखना पड़ेगा अब जो मामला किस तरह से कितने दिनों के बाद, कितने समय के बाद जो है खुलकर सामने आना शुरू होगा। लेकिन अगर फाइट की बात करें तो काफी टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, इस समय आपको बता दूं, हमारे तमाम दर्शक जो हमें इस समय देख रहे हैं कि मोकामा जो कि हॉट सीट है वहां से अनंत सिंह आगे चल रहे, बताया जा रहा है कि 2700 वोटों से वो इस समय आगे चल रहे हैं। उनके जो विरोध में खड़े हैं आरजेडी की टिकट पर, आपको बता दूं सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है, लेकिन आनंद सिंह जो कि इस समय पटना की बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है, लेकिन उनको इतना विश्वास और इतना कॉन्फिडेंस उनके समर्थकों में है कि कल से ही वहां पर गुलाब जामुन बनने शुरू हो गए थे, और अभी तक की खबर आ रही है कि 2700 मतों से वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो वही महुआ सीट की अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव जो कि राजद सुप्रीमो, उनके बड़े बेटे हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है जेजेडी, वो जो है पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय पहले जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तो तेज प्रताप यादव आगे चलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी का जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो ये है कि इस समय तेज प्रताप यादव इस समय पीछे चल रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें लखीसराय सीट की, तो लखीसराय सीट से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, और तारापुर से सम्राट चौधरी, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम बिहार के, वो दोनों जो है इस समय आगे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एनडीए को इस समय बढ़त हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, नतीजे नहीं है, नतीजे आने में अभी काफी समय है, लेकिन शुरुआती रुझानों में एनडीए जो है वो इस समय आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। हमारी तमाम सीटों पर नजर बनी हुई है, चाहे वो सहरसा जिले की सीटें हो या बिहार विधानसभा की इस सीटें हो, तमाम 243 सीटों पर हम नजर बनाए हुए। एक बार फिर से मैं रुक कर लेता हूं अखिल का। अखिल, क्या कुछ जानकारी, कुछ अपडेट आया है आपके पास? अरविंद कुमार चौधरी मतलब 57 अखिल, अरविंद क्या बताएंगे यहाँ पे।
कौन सा विधानसभा? लगता है आखिर तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको इसलिए मुझे थोड़ा जी, कोई नहीं अखिल, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, कुछ हॉट सीटों पर हम नजर बनाए हुए सुबह से। एक बार फिर से मैं आपको अपडेट करा दूं कि छपरा सीट से, जहां से आरजेडी की टिकट पर है खेसारी लाल यादव, वो इस समय शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से जिस तरह से मैंने आपको बताया, अनंत सिंह 2700 मतों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं लखीसराय से विजय सिन्हा और तारापुर से सम्राट चौधरी, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय आगे चल रहे हैं। और राघोपुर से तेजस्वी यादव, जो कि राघोपुर गढ़ माना जाता है आरजेडी का, वहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। और जहां तक कि चुनावों के दौरान आपने देखा, प्रशांत किशोर ने काफी उन पर निशाना साधा और उम्मीद की जा रही थी कि वो भी चुनावी मैदान में राघोपुर सीट से उतरेंगे, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो वो इस समय तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। वही अलीनगर से मैथिली ठाकुर, लोक गायिका, और काफी विवाद भी हुआ कि मैथिली ठाकुर को टिकट देने के बाद, लेकिन मैथिली ठाकुर इस समय अलीनगर सीट से आगे चल रही है। तो वही चरपट्टी से मनीष कश्यप, जो कि यूट्यूबर भी रह चुके हैं और काफी चर्चित नाम है बिहार में, वो जो है इस समय जनसुराज पार्टी के इस समय आगे चल रहे। तो वही दानापुर से रामकृपाल यादव, दानापुर एक हॉट सीट जहां से दो दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में है। रामकृपाल यादव पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में, अमन, वो जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इस समय आगे चल रहे। उनके विरोध में जो खड़े हैं आरजेडी की टिकट पर रीत लाल यादव, वो भी इस समय जेल में है। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया था, जिसमें भारी समर्थकों का उन्हें वहां पर समर्थन मिलता हुआ हासिल दिख रहा था। तो सहरसा की अगर फिर से एक बार बात करूं, तो सहरसा से इस समय जो हमारे पास अपडेट आ रहा है, सहरसा से डॉक्टर आलोक रंजन भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, एनडीए के प्रत्याशी है, वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो बांकीपुर सीट से नितिन नवीन, जिस तरह से नितिन नवीन शुरुआती दौर से ही सीट शेयरिंग को लेकर के हो, चाहे एनडीए गठबंधन में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसा हुआ था, नितिन नवीन लगातार तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए थे और वो लगातार बैठक भी ले रहे थे। तो वो इस समय आगे चल रहे। कटिहार से तारा किशोर प्रसाद, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस समय आगे चल रहे। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद और रघुनाथपुर से ओसामा, जो कि बाहुबली नेता शहाबुद्दीन, वो उनके बेटे हैं और वो इस समय चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। तो भागलपुर से अजीत शर्मा, वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम सीटों को, कुछ हॉट सीटों की मैंने आपको जिक्र किया। प्रेम शंकर सिंह हमारे कंसल्टिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेम सर, जिस तरह से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से एनडीए को बढ़त हासिल होती हुई दिख रही है? भाई, जिस तरीके से हमने कहा था, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे थे, उस तरीके से यही अंदाजा लगाया जा रहा था संदीप की एनडीए इस बार क्लीन स्वीप करने जा रहा है, और वही देखने को मिल रहा है। बस हमें यही इंतजार करना था कि कौन कितना सीट लेकर आ रहा है, और क्या जो एग्जिट पोल्स हैं वो एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो रहे हैं या नहीं। तो वो नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं संदीप। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इसको क्लीन स्वीप तो कहेंगे ही, और ये आंधी है, ये तूफान है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन तमाम लोगों पर भी एक सवाल है कि जब आप चुनाव जीत रहे होते हैं तब आपके लिए वो एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, लेकिन जब आप चुनाव हार रहे होते हैं तो आपके लिए एग्जिट पोल सवालों के घेरे में आ जाते हैं। पत्रकारों पर सवाल उठते हैं, न्यूज एजेंसीज पर सवाल उठते हैं, चैनल पर सवाल उठते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ वो पहले से पता था, और मैं लगातार इस बात को लेकर एनालिसिस कर रहा था, विश्लेषण कर रहा था सहरसा नाव पर। और सहरसा नाव जो बार बार जितने भी एग्जिट पोल आए थे, जिसको हम एनालिसिस करते हुए ये कह रहे थे कि इस बार जो महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है वो सीधे तौर पर जेडीयू यानी कि एनडीए को फायदा पहुंचाने वाला है, और वही हुआ। यानी कि जो हमने कही वो बात बिल्कुल सही साबित हुई है संदीप। और जो सहरसा नाउ इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए यह बड़ी खबर है
कि रुझानों में एनडीए को बहुमत है। अगर 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक यही ट्रेंड रहा तो यकीन मानिए कि एनडीए बहुत ताकत के साथ इस बार सरकार बनाने जा रहा है। संदीप, संदीप ठीक है सर। प्रेम सर जी, लेकिन जिस तरह से एक बड़ी अपडेट इस समय सामने निकल के आ रही है कि सिवान सीट से बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे इस समय पीछे चल रहे हैं, तो वहीं दानापुर से रामकृपाल यादव इस समय पीछे चल रहे हैं। अभी हालांकि शुरुआती रुझान जब आ रहे थे तो आगे निकल रहे थे रामकृपाल यादव, लेकिन इस समय वो पीछे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट लगातार हम तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए। संदीप जी, देखिए ये अभी सेकंड थर्ड राउंड का की गिनती हो रही होगी पोस्टल बैलेट के बाद। ये अभी ईवीएम की मशीनें जो हैं अभी कुछ देर पहले खुली है, तो अभी तो बहुत जल्दबाजी है, अभी बहुत उलटफेर होगा। अभी जो भी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा अभी उलटफेर होने वाला है। इस वक्त मैं बता दूं, अब जो इस वक्त सहरसा नाउ देख रहे हैं, बड़ी खबर मैं बता दूं कि एनडीए 153 सीटों पर आ गए हैं, यानी कि रुझानों में 153 सीटें, काफी लीड। और जहां पर महागठबंधन की बात करें वो 83 सीट पर आगे है और अन्य को 4, यानी कि प्रशांत किशोर हवा में है। अब प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आ रहा है। संदीप, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि रुझानों में 153 सीटों पर अगर आगे है। प्रेम सर, जिस तरह से बात करें महागठबंधन इस समय 75 सीटों के आसपास आगे चल रही है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव का अभी सुबह उनका बयान आया कि बदलाव होने वाला है, हम लोग जीत रहे हैं, तो किस तरह से इस बयान को देखते हैं? इतना क्या कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इसको हमारे यहाँ बिहार में इसको थेथरे कहते हैं। थेथरे इसलिए कहते हैं कि आपको वस्तु स्थिति पता है और आपको पहले से भी पता था, और अभी तो शुरुआत है। इन्होंने प्लान कर रखा है कि किस तरीके से आरोप दोबारा सरकार पर मढ़ना है, बीजेपी पर मढ़ना है, एनडीए पर मढ़ना है, कि वो कह रहे हैं वोट चोर वाला मामला आएगा। अभी तो पहले ये ईवीएम को आरोप मरते थे, इस बार वो वोट चोर के नाम पर करेंगे। और आरजेडी की तरफ से आपको याद होगा कल एक बयान भी आया था, धमकी भी आई थी कि अगर हम चुनाव नहीं जीते तो नेपाल जैसा हाल करेंगे या बांग्लादेश जैसा हाल करेंगे। तो ये तो आरजेडी की नियति है और इसीलिए ये हाल पिछले 20 सालों से हो रहा है और फिर अगले 5 साल भी ये सत्ता से बाहर रहेंगे। और जब तक ये अपनी छवि नहीं सुधारेंगे इनका हाल यही रहेगा। और ये जो परिणाम अगर आ रहे हैं ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है आरजेडी के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है महागठबंधन के लिए कि बिहार की राजनीति में अभी जब तक नीतीश कुमार है कम से कम तब तक तो इनका कोई भी माई बाप नहीं है, इनका कोई भी भविष्य नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे पास जो अपडेट है, हो सकता है 2-3 सीट के इधर उधर हो सकते हैं, मेरे पास जो अपडेट है लगातार देखिए, आज आंकड़ों का दिन है, सिर्फ आंकड़ों पर चीजें चलेंगी। और मेरे पास जो अपडेट अभी है फिलहाल 243 में से एनडीए 151 और महागठबंधन जो है 84 और अन्य जो है जो बाकी तमाम पार्टियां हैं वो 4, यानी कि बिल्कुल एग्जिट पोल के साथ चल रहे हैं। अभी जब नतीजे आएंगे तो यही होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ओवरऑल हमने कल किया था पोल ऑफ पोल्स, उसमें भी हमने यही कहा था कि 150 के आसपास रहेगा, 10 आगे 10 पीछे। और अगर तूफान अगर आंधी आई तो फिर ये आगे भी बढ़ सकता है। 1 घंटे का और इंतजार, 1 घंटे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि रुझानों में बीजेपी नंबर 1 होगी, इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। रुझानों में बीजेपी अगर नंबर 1 है तो 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और 101 पर अगर ये नंबर 1 है और 141-42 के आसपास आरजेडी चुनाव लड़ी और वो पीछे चल रही है। यानी कि ये जो कहा जा रहा था कि आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनेगी, ये
जो एग्जिट पोल था उसमें भी कहा जा रहा था कि भले आगे पीछे जो हो, लेकिन हो सकता है कि आरजेडी है वो नंबर 1 पार्टी बन जाए, लेकिन वहां भी नहीं है। तो इस वक्त मेरे पास जो खबर आ रही है कि महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। संदीप, एक बड़ी खबर है, महुआ से एक तेज मिनट सर, प्रताप यादव पीछे हो गए। प्रेम सर मैं आपके जी पास जी आऊंगा। जी मथुरेश सर के पास कोई बड़ा अपडेट आ रहा है मैसी सीट को लेकर के। जी जी। मथुरेश जी क्या हाँ क्या अपडेट है? बिल्कुल संदीप, इसी विधानसभा से एक अपडेट आया है। गुंजेश्वर शाह अभी जो अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 2680 वोट उन्हें मिले हैं, और गौतम कृष्ण जो 3369 वोट, यानी कि देखा जाए तो गौतम कृष्ण जो है 689 वोट से आगे चल रहे हैं। ये महिषी विधानसभा का अभी का अपडेट है। तो जिस तरह से मथुरेश जी ने बताया कि गुंजेश्वर शाह 2680 वोट अभी तक, हालांकि रुझान है ये गौतम कृष्ण 3369 वोट पा जी करके 679 से गौतम कृष्ण जो है मैसी सीट से आगे चल रहे हैं। तो मथुरेश जी जिस तरह से बात करूं, लगता है वो उनसे कनेक्शन टूट गया है। मैं प्रेम सर के पास लौटना चाहूंगा। प्रेम सर, जिस तरह से मैसी सीट की अगर बात करें तो वहां से गुंजेश्वर शाह जो है जेडीयू के प्रत्याशी है एनडीए गठबंधन से, वो इस समय पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल कई सोशल मीडिया पर उनके घर की तस्वीरें वायरल हो रही थी कि मिठाइयां बननी शुरू हो गई। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन तस्वीरें ऐसी आ रही थी। तो किस तरह से देखते हैं? महुआ से अपडेट है, मैं महुआ से एक अपडेट बार बार दे रहा हूँ, वो वीआईपी सीट है। महुआ से चिराग पासवान के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, इसको चेक कर रहिएगा कि क्या इसमें अपडेट है। यानी कि जो एनडीए कैंडिडेट है वो आ गए महुआ से, तो ये बड़ी खबर है। और तेज प्रताप जो पीछे चल रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे थे उसमें यह है कि सहरसा पिछली बार 3 सीट सहरसा जो है, सहरसा में, पूरे सहरसा जिले में वो एनडीए के खाते में था। तो इस बार जो लड़ाई थी वो बड़ी लड़ाई थी, और उस लड़ाई में ये देखने को कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बार 50-50 हो जाए। एक अपडेट मुझे दीजिएगा आप संदीप, अभी ये जो सहरसा विधानसभा क्षेत्र में है उसकी क्या हालत है, क्या वहां पे अपडेट है? प्रेम सर, जिस तरह से अगर आपको बताना चाहूँ, अगर सहरसा में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, तो जो हमें अभी तक के शुरुआती रुझानों की जानकारी मिल रही है कि तो सहरसा अगर सीट की बात करें तो यहाँ से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर आलोक रंजन, वो इस समय 3000 के वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वही दूसरी सीट मैसी से, जिस तरह से हमने अभी जिक्र किया कि वहां से आरजेडी के प्रत्याशी जो है महागठबंधन के गौतम कृष्ण, वो इस समय आगे चल रहे हैं, लगभग 690 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं सोनबरसा सीट की अगर बात करें तो वहां से सरिता पासवान इस समय आगे चल रही है, जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है, महागठबंधन की प्रत्याशी। तो वहीं अभी सिमरी बख्तियारपुर को लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जैसे जानकारी आएगी वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यानी कि तीन में से दो महागठबंधन और एक एनडीए, यानी कि आलोक रंजन। ये तो बहुत बड़ी खबर है कि आलोक रंजन अगर इस बार भी चुनाव वहां से जीत रहे हैं। आईपी गुप्ता की तो बहुत चर्चा थी और बहुत हल्ला था कि आईपी गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, और आलोक रंजन, मैं जमीनी लोगों से बात कर रहा था, वहां पर जो जमीन पे होते थे, ग्राउंड जीरो पर देख रहे थे, आम लोगों में मतलब कई बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आलोक रंजन ठीक ठाक, अगर विधानसभा में शुरुआती गिनती में, शुरुआती काउंटिंग में अगर 3-4 हजार वोट से आगे हैं तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस कहा जाएगा। ये आलोक रंजन बधाई के पात्र है कि इतने सालों के बाद, इतने टर्म के बाद भी अपनी स्थिति इस तरीके से बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच मैं एक अपडेट दूं, फिर से 153 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, और महागठबंधन 83 और अन्य 4। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है संदीप। आप देखिए 20 साल के बाद भी एक सरकार चुनाव लड़ती है और वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करती है, उसको मतलब उसका पॉजिटिव हो जाता है, उसके लिए एंटी नहीं होता है, वो प्रो हो जाता है। और नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था, महिलाओं ने दिल खोल कर वोट किया है। सोशल मीडिया से लेकर, तमाम चैनल से लेकर, तमाम
यूट्यूब चैनल, जितने भी लोग थे जहां चले जाते थे। मुझे एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं, अजीत अंजुम का सोशल मीडिया जी बहुत फेमस है। वो जहां तक जाते थे, जहां लोगों तक बात करते थे, वो ढूंढते रह गए, कि कोई तो हो जो बोले कि नहीं मैंने आरजेडी के सपोर्ट पे वोट किया, या महागठबंधन के सपोर्ट पे वोट किया, या महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा, या नीतीश कुमार को हम वोट नहीं कर रहे हैं, हम तेजस्वी यादव को वोट कर रहे हैं। नहीं, वो जहां जाते थे वो कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं से बात करें, और महिलाओं से बात करते थे और महिलाएं कहती थी ना भैया हम तो अब की बार नीतीश कुमार के देन। और जब कहा कि अब के बिहार में जे आंधी आई तो भाई आंधी आ गई बा, तो जे लोग देखत था भोजपुरी में, अगर संदीप आप कहे तो 5 मिनट में भोजपुरी में बोल दूं बिहार वालों के लिए। बोल दीजिए सर, बोल दीजिए बिल्कुल। भाई जे लोग देखत था सहरसा नाउ देखे वाला तमाम दर्शक के बहुत बहुत स्वागत बा। एगो अपडेट दी, जे लोग अभी अभी सहरसा नाउ पे आइल बा, जे अभी अभी मोबाइल खोले बा, जे सहरसा नाउ देखा था उ देखो एगो अपडेट देता नहीं, बहुत बड़ी अपडेट बा। रउआ लोगिन जौन चाहत रही हुए हो गई बा। एनडीए 156 सीट पर आगे चलता। रुझान की अगर हम बात करें 157 हो गई, और देखिए जैसे ही रवत खोल ली वैसे ही कम होते जाता, और महागठबंधन 79 यानी कि 79 पर आ गई। जॉन रुझान रहे एग्जिट पोल में उहे लौकता, उहे दिखाई देता, उहे बड़ी बा। जो लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पीछे, लखीसराय से कांग्रेस आगे हो गई बा। ये बहुत खबर बा, डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा बारन वो पीछे चलत रन, यानी कि लखीसराय से विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। और वहां से कांग्रेस आगे है। देखिए जहां जहां कुछ कुछ आशंका थी उसी तरीके से हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया, जो एग्जिट पोल में बताया गया, लगभग उसी के आसपास से। जो लोग एग्जिट पोल को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, जो न्यूज चैनल्स और तमाम मीडिया वालों को लेकर सवाल उठा रहे थे, यह उनके लिए भी जवाब है। रुझानों में बीजेपी नंबर 1 पार्टी, बहुत बड़ी खबर, रुझानों में जेडीयू नंबर 2 पार्टी, यानी कि आरजेडी तीसरे नंबर पर। संदीप ब्रेकिंग न्यूज है ये तो, सबसे बड़ी खबर बिहार के लिए और देश के लिए, कि रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर पर 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ी, और दोनों नंबर 1 नंबर 2 के कुर्सी पर। और ये देखने वाली बात होगी, अगर पूरे इस चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है तो क्या नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म था और उन्हीं अटकलों को हवा मिलती दिख रही है इस वक्त। सहरसा नाउ जो लोग देख रहे हैं, अपडेट लीजिए, एक बार और अपडेट लीजिए, क्योंकि ये आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों की बाजीगरी देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर पर, कांग्रेस 5 बिल्कुल बिल्कुल प्रेम सर जी। जो अपडेट आ रहा है, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 24 सीटों पर जेडीयू, और जिस तरह से आपने जिक्र किया आरजेडी 20 सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 8 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर, और जीतन राम पाजी की जो पार्टी है हम पार्टी वो 2 सीटों पर। और जो तीसरे मोर्चे की आप अक्सर चर्चा कर रहे थे दूसरे चरण के चुनावों में, कि एआईएम एमआईएम 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा? संदीप पहले आप ये बताइए, जो आप अपडेट दे रहे हैं वो अपडेट है, वो आप जो अपडेट दे रहे हैं वो अपडेट चुनाव आयोग के वेबसाइट से दे रहे हैं या कहीं और से दे रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ही ये अभी अपलोड हुआ है कि 33 सीटों पर भारतीय। संदीप ये क्लियर करना जरूरी है दर्शकों को, जो व्यूअर है हमारे उनको क्लियर कर दें कि देखिए 2 डाटा आपको सुनने को मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो सहरसा नाउ देख रहे हैं उनके सामने हम 2 डाटा लेकर आ रहे हैं। एक चुनाव आयोग के साइट पर जो अपडेट कर रहे हैं उसको संदीप बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो तमाम न्यूज चैनल्स पर खबरें चल रही हैं, तमाम न्यूज चैनल्स के टैली पर जो खबरें आ रही हैं
उसका निचोड़, उसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूं। क्लियर रहिएगा। हो सकता है क्योंकि चुनाव आयोग धीरे धीरे अपडेट करता है, लेकिन बिल्कुल, वो बिल्कुल, अपडेट बिल्कुल। जो मिलेगा वो पुख्ता अपडेट होगा, उसको बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे। और जो संदीप बता रहे हैं वो चुनाव आयोग बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं, जो तमाम टीवी चैनल्स पर अपडेट आ रहे हैं वो बता रहा हूं, वो थोड़ा आगे दिखाई देंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। और अपडेट लीजिए फिर से। मेरा जो अपडेट है संदीप, आंकड़ों पर खेलिए आज। हर लोग नंबर सुनना चाहता है, नंबर एनालिसिस करेंगे, बाद में करेंगे एनालिसिस। 243 में से 243 सबके रुझान आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, 243 से 243 के रुझान हमारे पास आ गए हैं। 163 सीटों पर एनडीए आगे, 75 सीट पर महागठबंधन आगे, और अन्य 2 पर, समझिए सिर्फ 2 पर। आप जो बात कर रहे थे प्रशांत किशोर, आप जो बात कर रहे थे ओवैसी, सब खत्म। इस आंधी में छोटे छोटे जो ये पौधे थे वो उड़ गए। हालांकि बड़े पेड़ गिरते हैं आंधी में, तो आंधी तूफान जब चलता है तो छोटे पेड़ गिरते हैं, ये तो पौधे कैसे गिर गए भैया। और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति क्या छोड़ देंगे, सबसे बड़ा सवाल। बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत बड़े बड़े दावे। हालांकि इस पर एनालिसिस बाद में करेंगे। जो एक बिजनेसमैन आया था प्रशांत किशोर बिहार में, वो बिजनेसमैन को लोगों ने नहीं सुना, वो गलतफहमी में, वो रणनीतिकार फेल हुआ जो दूसरों को समझाता था, वो रणनीतिकार फेल हुआ जो दूसरों के लिए स्ट्रेटजी बनाता था। वो खुद के लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाया, प्रशांत किशोर नहीं बना पाया सिर्फ। और बाद में फर्स्ट फेज के बाद जब हम चर्चा कर रहे थे संदीप, हमने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड फेज के बीच में प्रशांत किशोर का बॉडी लैंग्वेज देखिएगा किस तरीके से गिर गया था। फिर आंकड़ों पे आइए, 243 में से 243 के रुझान सहसा नाव पर आप सुन रहे हैं। हम बता रहे हैं कि किसके पास कितनी सीटें गई हैं। एनडीए 162, वही हुआ यार, तूफान है, आंधी है, जबरदस्त है। और जो महागठबंधन 76, रेस्ट यानी अन्य को 2 सीटें। अब देखिए आगे पीछे कौन है, थोड़ा आप अपडेट कर दें दर्शकों को। तो ये वीआईपी सीट को लेकर भी आप बता सकते हैं कि कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। देखिए प्रेम साहब, जिस तरह से अगर बात करें तो विजय सिन्हा, आपने भी जिक्र किया, विजय सिन्हा इस समय पीछे चल रहे लखीसराय सीट से। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में छातापुर से अगर बात करूं तो सुपौल जिले में आता है छातापुर, वहां से नीरज कुमार बबली इस समय आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से आगे चल रही है। नितिन नवीन बांकीपुर से, हालांकि जब से बांकीपुर सीट बनी है तब से नितिन नवीन वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा कर उनको टिकट दी। तो वहीं काराकाट पे नजर रखिएगा, काराकाट में क्या चल रहा है। अगर कोई अपडेट है तो काराकाट का भी बताइएगा। जी, काराकाट की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन काराकाट सीट पर जिस तरह से नजर बनाए हुए हैं हम, चूंकि वहां से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह है चुनावी मैदान में। ठीक, बिहार में मोदी की लहर चल रही है। बिहार में दरभंगा से संजय सरावगी आ गया है। मुस्लिम इलाकों में रुझानों को देखकर तो लग रहा है तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं। मैं कुछ अपडेट आपको बता रहा हूं। बिहार में नीतीश की लहर चल रही है, अभी तक की बड़ी बातें। अभी तक बिहार में मोदी की लहर चल रही है, अभी तक की बड़ी बातें। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी तय, बड़ी बात। मुस्लिम इलाकों में जेडीयू आगे, आरजेडी पीछे, बड़ी बात। तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं, बड़ी बात। और आगे पीछे अगर आप कहें तो कुछ अपडेट मेरे पास भी है, मैं बता दूं कौन कौन आगे और कौन कौन पीछे चल रहा है। सराय हाँ, रंजन झाझा से जेडीयू आगे, शेखपुरा से जेडीयू आगे, ये अपडेट कुछ आ रहे हैं। बेलहर से जेडीयू आगे। अब तो हर जगह से आपको यही जेडीयू और बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हैं आपको वही मिलेंगे। 163 पर एनडीए आगे, 75 सीटों पर आरजेडी आगे। फिर देखिए ये फिगर बढ़ गया, 164 और 74 महागठबंधन। और प्रशांत किशोर जी
प्रशांत किशोर जी बहुत मेहनत की बेचारे ने। बिहार में रुझानों में जेडीयू नंबर 1 पार्टी। अच्छा देखिए, एक बड़ा अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग है ये, और रुझानों में जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो गई। देखिए ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है संदीप। ये सहसा नाव के भी दर्शकों को, व्यूअर को हम बताते चलते हैं कि एनडीए में भी जो बीजेपी है और जो ये जेडीयू है, इन दोनों में क्या है कि नंबर 1 जो होगा ना, फिर वहां की राजनीति जब जीतने के बाद होगी, सीएम बनाने की बात, क्योंकि हुआ था, आपको याद होगा, अमित शाह ने बयान दिया था, लगातार बयान दिया था और कहा था कि फिर विधायक दल की जब बैठक होगी तब नेता चुना जाएगा। तो वहां पर फिर एक रस्साकसी या एक अलग तरीके की राजनीति होगी। तो मैं चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वहां पर जेडीयू जो है, अगर एनडीए बहुमत में आ रहा है तो वहां पर जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो कि ये सब मामला ही खत्म हो। हालांकि रुझानों में जेडीयू नंबर 1 फिलहाल मुझे होता हुआ दिखाई पड़ रही है, होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऊपर नीचे 167, ये तो आंधी हो गया भैया। और जानते हैं, यही मतलब कोई वैसे बहुत आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, जिस तरीके से फीडबैक था। अब करीब 16 से 17 एजेंसी थे, 16 से 17 एजेंसी से जिन्होंने एग्जिट पोल कराए संदीप, और एक प्रेम सर, जिस तरह से काराकाट सीट की आपने जिक्र की, काराकाट सीट से जो अपडेट आ रहा है कि वहां से ज्योति सिंह पीछे चल रही है। हाँ, एक्सपेक्टेड था ये। जी सर, वही काराकाट सिवान से। जी सर, बताइए। एक अपडेट आ रहा था, जीरादेई से जेडीयू आगे है, हटुआ से जेडीयू आगे है, सराय रंजन से जेडीयू आगे है। ये सब अपडेट है जो जहां का विधानसभा क्षेत्र है ना, समस्तीपुर से जेडीयू आगे, वो लोग जानना चाहते हैं। महाराजगंज से जेडीयू आगे, जीरादेई से जेडीयू आगे, मुकेश कुमार रोशन आरजेडी पीछे, सतीश कुमार बीजेपी पीछे, तेजस्वी यादव आरजेडी आगे, महेश्वर हजारी जेडीयू आगे, राजीव रंजन पीछे, विकास कुमार जेडीयू आगे, राजा कुमार सिंह जेडीयू पीछे आगे। दर्शक जिस तरह से सर, दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं, एक बार वो ले लेता हूँ। दर्शक पूछ रहे सहरसा से का क्या हाल है। सहरसा की अगर बताऊं दर्शकों को, तो सहरसा से अभी तक जो जानकारी है, डॉक्टर आलोक रंजन इस समय आगे चल रहे हैं। तो वही छपरा से खेसारी लाल के लिए पूछा, खेसारी लाल इस समय आगे चल रहे हैं। दर्शक हमारे साथ काफी संख्या में जुड़े हुए हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में उनका सवाल भी ले लेते हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल। दर्शक हमारे लिए प्रायोरिटी हैं, व्यूअर हमारे लिए प्रायोरिटी हैं, और जो व्यूअर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आज हमारे साथ जुड़ जाएं, इस परिवार में जुड़ जाएं, सहरसा नाउ के परिवार से जुड़ जाएं, परिवार को और बड़ा करें। और हम आपको रोसड़ा से बीजेपी आगे, भागलपुर से बीजेपी आगे 170। एक और अपडेट लीजिए, 243 में से 170 में रुझानों में एनडीए आगे 69 पर खिसक कर आ गया महागठबंधन। यानी कि महागठबंधन 69, 170 एनडीए और 243 के रुझान इस वक्त मेरे पास हैं, जो मैं शेयर कर रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं। बहुत बड़ी जीत की ओर जाता हुआ देख रहा है। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो गए तो ऐतिहासिक चुनाव इस बार बिहार का, जिस तरीके से वोटिंग हुई, जिस तरीके से महिलाएं घर से बाहर निकली, और जिस तरीके से 20 साल के बाद भी परिणाम आ रहे हैं, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। ये वाकई में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन है, पाठ है। और जो राजनीति शास्त्र के, राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये एक चैप्टर होगा जो वो पढ़ेंगे और जो समझेंगे कि बिहार की राजनीति को अच्छे लोग समझ नहीं पाए।
और इस बार भी यही हुआ। लेकिन हवा की सोच चल रही थी, उसको एग्जिट पोल ने समझा। हवा की सोच चल रही थी, सहरसा नाउ ने समझा। इसीलिए लगातार हम कह रहे थे कि इधर की ना बात कर ना उधर की बात कर, सिर्फ सहरसा नाउ देख, यहाँ पर असली रीजन। सुपौल की सभी सीटों पर एनडीए आगे, मुस्लिम बहुल जो किशनगंज में कांटे की टक्कर चल रही है, पूर्वी चंपारण में भी एनडीए क्लीन स्वीप की ओर। यह अपडेट मैं बता रहा हूं कुछ इलेक्शन ब्रेकिंग। पश्चिमी चंपारण में मोदी नीतीश की लहर देखने को मिल रही है। सुपौल की सभी सीटों पर एनडीए आगे। ये देखिए, आप हमारा जो इलाका है सहरसा, उसके जिस तरह से हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर से, तो सिमरी बख्तियारपुर का बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जो चुनावी मैदान में है संजय सिंह, वो इस समय आगे चल रहे हैं। तो वही मैसी सीट में फिर से एक बार उलटफेर हो गया प्रेम सर। मैसी सीट से गुंजेश्वर शाह जदयू के प्रत्याशी एनडीए के गठबंधन से, वो इस समय आगे चल रहे, 600 वोटों से बढ़त बनाए हुए इस समय आगे चल रहे। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो सवाल भी कर रहे हैं और उनको जवाब हम दिए जा रहे हैं। जो जो पल पल की अपडेट हम उन तक पहुंचाते रहेंगे। तो एक बार फिर से बता दूं, सहरसा जिले के अंतर्गत आने वाली चारों विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो सहरसा से डॉक्टर आलोक रंजन आगे चल रहे हैं इस समय। सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह आगे चल रहे हैं। मैसी की अगर बात करें तो मैसी से फिर से अभी गुंजेश्वर शाह आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर बात करें सोनबरसा सीट की, तो सोनबरसा सीट से सरिता पासवान इस समय आगे चल रही है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, नतीजे अभी नहीं है। नतीजे आने में अभी और कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लगातार पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए को यहाँ बढ़त हासिल हुई सामने दिख रही है। प्रेम सर, क्या कुछ अपडेट है, बताएं। अपडेट नहीं, अब 10 बजने वाले हैं, यानी कि 1-1.5 घंटा में अब सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन एनडीए इस वक्त जहां पर खड़ा है, यकीन मानिए कि अब उससे पीछे नहीं आने वाला है। सरकार बनती दिख रही है पूरी तरीके से, अब आप कंफर्म कर सकते हैं। हम बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले सीएम होने जा रहे हैं। ये हमारा प्रेडिक्शन है। बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, यानी कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में ये कंफर्म हो गया है, बस आंकड़ों का इंतजार है। औपचारिक जब ऐलान हो जाएगा, औपचारिक सीटों की घोषणा हो जाएगी, कौन कितनी सीटों पर जीता। लेकिन जो रुझान बता रहे हैं, एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं, यानी कि फिर से सरकार बन रही है। और जिस जंगल राज की बात हुई थी, वो जंगल राज को लेकर लोग गंभीर थे। वहां पर उसी हिसाब से वोट दिया गया। जिन महिलाओं को टारगेट किया गया था, जिन महिलाओं के खाते में पैसे गए, वो काम किया गया। 20 साल से आपने देखा होगा, जब मैंने एनालिसिस किया था, जब सहरसा नाउ पर हमने एनालिसिस करके बताया था कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, और ये जो 10% वोटिंग परसेंटेज लगभग बढ़े, इसके मायने मतलब क्या है, उसमें हमने बताया था कि ये आंधी ये तूफान लाने वाली कोई और नहीं, बिहार की महिलाएं होंगी। और जो ये 10% ज्यादा महिलाएं निकली हैं, 9% ज्यादा पुरुषों से, उसका मतलब ही ये था कि वो नीतीश कुमार को वोट करने निकली हैं। हालांकि आरजेडी और महागठबंधन, क्योंकि जब तक आपकी हार नहीं हो जाती तब तक आप मानते नहीं हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग निकले और ज्यादा वोटिंग जो हुई, वो वोटिंग इसलिए हुई कि वो एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि सरकार के खिलाफ। आमतौर पर ऐसा माना जाता है संदीप कि जब घर से लोग ज्यादा निकलते हैं वोट करने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सरकार के खिलाफ हैं, आप सरकार के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। लेकिन यानी कि प्रेम सर कहें तो ये प्रो कंडेंसिंग हो गई। हाँ, ये वही हुआ। और ये जो निकले लोग, वो सरकार को जिताने के लिए निकले। उनको ये लग गया कि नहीं, हमको अगर नहीं निकलेंगे, और इसीलिए घर के मर्द सोए रहे और औरतें सुबह 5 बजे से 6 बजे से खड़ी होकर लाइन पर वोट कर रही थी। और वहां पर एक ही जाति थी, और वो जाति थी महिलाओं की जाति। ना वहां पर कोई अगड़ा था, ना वहां पर कोई पिछड़ा था, ना वहां कोई यादव था, ना कोई मुसलमान था। क्योंकि ये जो सुविधाएं मिली, ये जो फायदे मिले, वो तमाम महिलाओं को मिले। उनसे जाति नहीं पूछी गई थी, उनसे धर्म नहीं पूछा गया था।
और सबके खाते में पैसे गए थे। और जो भी योजनाएं लेकर नीतीश कुमार आए, चाहे वो मोदी आए, सबने पूरे बिहार के लिए किया। तो वो जो डेडली कॉम्बिनेशन था नीतीश कुमार और मोदी का, डबल इंजन की सरकार हम जिसको कहते हैं, वो लोगों को रास आया और बिहार बदला है। बिहार कैसे नहीं बदला है ये वो लोग बताएंगे जो आज अभी, या फिर वो चश्मा लगाकर बिना किसी सोचे समझे एक जाति और एक धर्म के लोग यूनाइट होकर वो बिना कोई एनालिसिस, बिना कोई उसका वो किए, सही गलत का सोचे बिना वो एक पार्टी को वोट जाता है वो वोट कर रहे थे। लेकिन चुनाव के पहले उस आपस में ही इतनी खींचतान थी महागठबंधन में, इतना रगड़ा रगड़ी था कांग्रेस और आरजेडी, वो नुकसान झेलना पड़ गया। और राहुल गांधी ने जितना ढेंट किया तेजस्वी यादव को, एक तो तेजस्वी यादव या महागठबंधन पहले से पीछे, दो तीन बड़े कारण है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं कि महागठबंधन क्यों हार रहा है चुनाव। एक, सबसे पहले कि इस पूरे गठबंधन में यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। राहुल गांधी ने हमेशा आरजेडी को पीछे करने की कोशिश की, मैं सीधे कहूंगा डेट करने की कोशिश की तेजस्वी यादव को। इनमें सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। ये मैसेज खराब गया कि चुनाव के पहले जब ये हाल है तो बाद में क्या होगा। एक ये बड़ा रीजन। दूसरा बड़ा रीजन था परिवार में जो गतिरोध, परिवार में जो बात नहीं बन पा रही थी, परिवार का जो झगड़ा था, ये बहुत बड़ा रीजन रहा। तीसरा, तेज प्रताप यादव। अब देखना यह होगा कि जो 42-43 सीटों पर तेज प्रताप यादव ने कैंडिडेट दिए, वो कितना वोट लेकर आए और कितना नुकसान आरजेडी को उन्होंने किया। ये भी एक देखने वाली बात होगी। ये सब जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो सब एनालिसिस के पार्ट है। लेकिन तेज प्रताप के जाने से जिस घमंड में थे तेजस्वी यादव कि वो अकेले पार लगा लेंगे, और ओवैसी को साथ नहीं लाना, ओवैसी बार बार कहते रहे कि आप मुझे महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, तो उन्होंने शामिल नहीं किया, और नहीं तो उनको चरमपंथी कह दिया। तो वो अपने लिए फायदा कर पाए हो ना कर पाए हो, लेकिन सीमांचल में नुकसान तो कर दिया। पूरे बिहार में मुसलमानों को एक मैसेज तो चला गया। फिर एक जो नैरेटिव जो ये चलाया गया, डिप्टी सीएम वाला जो स्टेप था इनका, ये 2.5% के चक्कर में इन्होंने 18% वालों के साथ पंगा ले लिया। अब वो बाद में फिर कह रहा हूं मैं कि वो एनालिसिस का पार्ट है कि मुस्लिम वोट ज्यादा कहां पर गया, वो निकल के जब डाटा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन वो भी एक रीजन है। फिर ये भी देखना होगा कि प्रशांत किशोर ने जो वहां पर जहां जहां वो चुनाव लड़े, वो कितना वोट लेकर आए, यानी कि वोट प्रतिशत जब एक एक पार्टी का देखेंगे तब देख पाएंगे, तब एनालिसिस कर पाएंगे कि किसको कितना नुकसान कहां पर किसने किया। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं तो अभी हम ओवरऑल की बात करते हैं, और हर आदमी यही जानना चाहता है कि भैया ये बताओ कि बिहार में जीत कौन रहा है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बिहार में इस वक्त 243 सीटों पर चुनाव हुआ। उस 243 सीटों के रुझान मेरे पास हैं। उस रुझान में एनडीए को 166 यानी 166 एनडीए के पास, 73 तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के पास, और अन्य के खाते में सिर्फ 2 प्रशांत किशोर। आई एम वेरी सॉरी कि जितनी आपको ईगो थी, जितने आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस जितना आप पे दिखाई दे रहा था, प्रेम सर, जनता ने भी आपको एक बार दर्शकों को जरा बता दीजिए, जिस तरह से उन्होंने पहले राघोपुर सीट के लिए जिक्र किया कि हम अगर लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव की जमानत जब्त हो जाएगी, उनको 2 सीटों पे लड़ना पड़ेगा, राघोपुर से भागना पड़ेगा, और बाद में जब वो बैक हो गए और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव मैदान में, हाँ, ये मैसेज संदीप बहुत खराब गया। ये लास्ट में मान लीजिए 2-4 सीट ही लेकर भी आते तो लोगों को लगा कि इससे बड़ा धोखा तो हो ही नहीं सकता। जो आदमी बिहार बदलने की बात कर रहा है, जो आदमी तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, जो आदमी 2 दिन पहले तक कह रहा है कि राघोपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो फिर तेजस्वी यादव कहां जाएंगे, उनको तो दूसरा सीट ढूंढना ही पड़ेगा। लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रेम सर तक। प्रेम सर, आवाज आ रही है?
आप नीतीश कुमार के लिए नैरेटिव ये बड़ा को बेवकूफ बनाने की आप कोशिश कीजिएगा ना तो ये ना हो प्रशांत किशोर के बुझाई की भोजपुरी बोल बोल के और लंबा लंबा बोल के गोल गोल बोल के बेवकूफ बना ले और खाली अरे रीजन बहुत बा एमे संदीप अगर तू बुझबो तो रीजन बहुत बा माने एगो किताब लिखा जाई कि प्रशांत किशोर जे चुनाव हारलन वो खाली अपने से हारलन मतलब कोई हरैलक ना किसी ने हराया नहीं उनको प्रशांत किशोर अपनी लड़ाई वो खुद हारे वो अपने समझ नहीं पाए कि क्या होता है कई बड़े फैसले उन्होंने ये आप मुझे क्या मैं आज से नहीं जब से वो एक्टिव हुए करीब 6-7-8 महीने से तब तो मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में कहीं नहीं टिकेंगे 3-4 वजह जैसे ही वो पहले आने के साथ ही उनका एक अनाउंसमेंट था संदीप आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से उन्होंने कहा कि मैं आते ही शराबबंदी हटा दूंगा ये इतना बड़ा बयान था ये इतना नेगेटिव बयान था कि बिहार की महिलाएं तो वहीं हाथ जोड़ ली थी ये अच्छा आप कैसे रणनीतिकार हैं आधी आबादी महिलाओं की यानी 3.5 करोड़ महिलाएं और वो 3.5 करोड़ महिलाओं को आटे के साथ आप कह रहे हैं कि आपके पति को पीने की छूट दे देंगे भैया जिस दिन हम आएंगे उस दिन पहला काम ही मेरा ये होगा कि मैं शराबबंदी हटा दूंगा वाह और वो महिलाएं बोली अरे बाप रे बाप तो दारू पिलाएगा जी ये आटे के साथ दवा देगा और आके फिर मर्दा साला वो जाके लोडियन सन मारपीट हुई घर में हंगामा हुई और ना था और रोड पर एक्सीडेंट हुई है ये तो बड़ा गजब करता है एक जो सबसे बड़ा नुकसान किया दूसरा बिहार में अगर आप राजनीति करने आ रहे हैं और आप ये कहें कि मैं जातिगत राजनीति नहीं करूंगा है ये पॉसिबल है ये बच्चों जस्ट किड मतलब यू आर बिहेविंग लाइक अ किड यू आर किड मैन कोई रणनीतिकार नहीं हो तुम सब हवा बैलून के जो हवा होला नू वो हवा निकल गई प्रशांत किशोर के और ये बात नहीं कि आज हार गए तो मैं कह रहा हूं मैं 6 महीने से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं और जब मीडिया में कोई बात नहीं हो रही थी तब मैंने कहा था ये बात कि ये जो 2-3 बड़े फैसले हैं उसमें ये फेल होंगे ये गलत दिशा में जा रहे हैं ये किस बात का ईगो ये अपने आप को क्या समझ रहे थे कि मैं आऊंगा पैरासूट से रातों रात लोग गोदी में अरे वहां पर जो भी नेता जाता है जो भी लोग जाते हैं रैली करने के लिए 90% लोगों के सभाओं में भीड़ जुट जाती है भैया और भीड़ कैसे जुटती है वो सबको पता है पेड एम्प्लॉय लेके तो आप आए थे तो आप किसको ला रहे हैं खैर अपडेट 243 में से 243 सीटों का हिसाब किताब लीजिए सहरसा नाव देखते रहिए 164 सीट एनडीए को 75 सीट महागठबंधन और 2 सीट पर टिका हुआ है जन स्वराज 1 सीट अन्य 2 जन स्वराज का एक अपडेट आ गया है संदीप जन स्वराज पता कीजिए जन स्वराज 1 सीट पर कहीं पर आगे है 60 से घोसी से सीपीआई-एमएल आगे है सिकंदरा से हम आगे तारकिशोर प्रसाद बीजेपी आगे रामगढ़ से बीएसपी आगे रत्नेश सदा आगे मैथिली ठाकुर बीजेपी आगे विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं भाई वहां पे ललित कुमार यादव आरजेडी आगे दरभंगा से संजय बीजेपी से आगे सारंगी हाँ 60 से वीआईपी आगे घोसी से सीपीआई-एमएल आगे ये अपडेट कुछ आ रहे हैं वो भी बीच बीच में बताते चल रहे हैं हम लोग जो बिल्कुल सर दर्शकों का दर्शक पूछ रहे सहरसा से उनको बता दूं सहरसा से अभी भी डॉक्टर आलोक रंजन आगे चल रहे हैं आलोक रंजन इस समय 2000 से अधिक मतों से इस समय आगे चल रहे हैं वही आईपी गुप्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से वो इस समय पीछे चल रहे हैं और जिस तरह से बात करें सोनबरसा सीट में फिर से उलटफेर हुआ है वहां से रत्नेश सादा जो कि मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार वो भी हैं
वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह इस समय आगे चल रहे हैं और महिषी विधानसभा सीट पे एक बार फिर से उलटफेर करते हुए गौतम कृष्ण अब फिर आगे हो गए हैं। तो हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, नतीजे आने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन अभी उलटफेर चलते रहेगा। संदीप एक प्रेम सर एक बार फिर से बता दें। संदीप एक अपडेट दीजिएगा, अभी कितने दर्शक हमारे साथ हैं? सर हमारे साथ अभी पहले 150 के तकरीबन दर्शक जुड़े हुए थे, अभी भी 64 लोग हमें देख रहे हैं सर। मथुरेश सर लगता है कोई अपडेट लेकर के आ रहे हैं। संदीप, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि सहरसा का जो अपडेट है ना, हम लगातार उसको बीच बीच में देते रहेंगे, बाकी कभी भी देते रहेंगे, लेकिन सहरसा नाव पर सहरसा वाला अपडेट हर 5 मिनट 2 मिनट पर अपडेट देते रहेंगे। लोगों की रुचि बहुत होगी सहरसा नाव। मथुरेश सर जुड़ वाले जो सहरसा के हमारे मथुरेश सर जुड़ चुके हैं। मथुरेश सर आपका वॉल्यूम म्यूट है, जरा उसे ऑन कर लीजिए। जी मथुरेश सर क्या अपडेट है, बताएं सर। संदीप आवाज आ रही है? जी सर बताएं। महिषी विधानसभा का जो है थर्ड राउंड में जो है आपको वोट मिले हैं और गौतम कृष्ण की बात करें। मथुरेश सर थोड़ा आगे आए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। जी सर बताएं। महिषी विधानसभा की बात करें तो गुरजेश्वर शाह को जो है थर्ड राउंड में सामने आ रहा है, राशि वोट सामने आया है। गौतम कृष्ण की बात करें 4015। इस बीच दर्शकों को मैं बता दूं, 170 सीट पर एनडीए रुझानों में आगे, 70 पर महागठबंधन आगे, 1 पर जन सुराज और 2 अन्य। ये अपडेट है। 243 के रुझान हमारे पास है। मधुरेश बताइए। जी मथुरेश सर बताएं। हाँ, ये महिषी विधानसभा की एक अपडेट सामने आई है। थर्ड राउंड का 2783 मत प्राप्त हुए हैं और गौतम जो है डिफरेंस 32 वोट का जो है डिफरेंस यहाँ पर आपको महिषी विधानसभा में सामने आया। तो महिषी विधानसभा सीट की जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, वहां से इस समय फिर से जो है लगातार उसमें उलटफेर हो रहा है। अभी 3 राउंड की गिनती हो चुकी है। वहीं सहरसा से अभी भी डॉक्टर आलोक रंजन आगे चल रहे। प्रेम सर बाकी सीटें, हॉट सीटों का क्या अभी तक कुछ अपडेट आया आपके पास? नरकटिया से जेडीयू आगे, मैं कुछ अपडेट बता रहा हूँ। निर्मली से जेडीयू आगे और गरुआ से बीजेपी आगे। जैसे जैसे अपडेट में आ रहा आपको बता रहा हूं। पिपरा से जेडीयू आगे है, पिपरा सीट से जेडीयू आगे। महिषी से जेडीयू आगे, महिषी का अपडेट लीजिए, जेडीयू आगे। गायघाट से जेडीयू आगे, भोरे से जेडीयू आगे, हथुआ से जेडीयू आगे। लेसी सिंह जेडीयू से आगे चल रही हैं। रेणु देवी बीजेपी से पीछे चल रही हैं। जी मैं आपको बता दूं दर्शकों के लिए, रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, बेतिया से सीट से उनको पार्टी ने फिर से टिकट दे करके चुनावी मैदान में उतारा। इस समय पीछे चल रही। जी प्रेम सर बताएं आगे। तारा किशोर प्रसाद बीजेपी आगे। कटिहार में देखिए, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार से बड़ी खबर है। महिषी से मैंने आपको बताया जेडीयू आगे, गायघाट से भी आगे चल रही है। मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, ये भी एक हॉट सीट है। दरभंगा ग्रामीण से जो जेडीयू है वो पीछे। संजय, अभी कई वीआईपी सीट्स के जो अपडेट है वो आने बाकी हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इस बीच देखिए 243 के में से 172 पर
एनडीए पहुंच गया है 172 173 सीटों पर आगे। यानी कि देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आरजेडी और जो महागठबंधन है संदीप, वो पीछे नीचे लुढ़कता जा रहा है। तो ये सुनामी जी है, जी इसको आप सुनामी कह सकते हैं। अगर आप पूरे गठबंधन को 50 के नीचे आ जाए, ये बड़ी बात नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा कि हो सकता है कि अंतिम जो फैसला आए, अंतिम रिजल्ट जब आए, तो उसमें पूरा महागठबंधन जो है वो 50 के नीचे न चला जाए। और 50 के नीचे मथुरेश जाने सर का कुछ मतलब है अपडेट देना चाह रहे हैं। 200 के मथुरेश सर आसपास। बताइए। वर्षा से एक अपडेट आया हुआ है जहाँ पर रत्नेश शाह आगे चल रहे हैं पहले राउंड में 5117 वोट उनको अभी तक प्राप्त हुए हैं। नंबर पर अगर देखें तो सरिता पासवान है जो 2065 वोट करना चाहती है। इनको मिला माइक माइक पास में, मथुरेश माइक पास में, माइक यहाँ पे रखें, पास में रख लें। हाँ आवाज 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 आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आई। ठीक है, मैं दोबारा से कनेक्ट संदीप जी सर। जुड़ नहीं पाए हो। 173 पर एनडीए, 67 पर महागठबंधन, जन सुराज 1, अन्य 2। ये अपडेट है। अब देखिए उलटफेर बहुत अब ज्यादा नहीं होगा, बहुत भी होगा तो मतलब कंफर्टेबली अब एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। यानी कि अब बहुत ज्यादा इस पे फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम सर देखना तो अहम रहेगा कि बड़ी पार्टी कौन बनती है। यानी कि जिस तरह से कहा गया कि इस बार कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेज तो जरूर फंसेगा। जेडीयू, देखिए मैं पार्टी वाइज भी एक बार आपको बता देता हूं। जेडीयू जो है 77 सीटों पर आगे है, बीजेपी जो है 73 सीटों पर आगे है, कांग्रेस जो है 70 सीटों पर आगे चल रही है, और हम जो है 4 पर, आरजेडी जो है, आरजेडी 52 सीटों पर, कांग्रेस 11 पर लेफ्ट, सॉरी माफ कीजिएगा वो एलजेपी मैंने कहा था, एलजेपी 70 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस जो है 11 सीटों पर, आरजेडी 52 सीटों पर, लेफ्ट जो है 3। पार्टी वाइज मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आप अपडेट कर लीजिए। जेडीयू 77 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 73 सीटों पर आगे चल रही है, चिराग पासवान 17 सीटों पर, हम 4 सीटों पर, आरजेडी 52 सीटों पर, कांग्रेस 11, लेफ्ट 3, वीआईपी 0, वीआईपी फिर 0। पिछली बार भी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी वीआईपी फिर। ये काहे का लेकिन और वीआईपी को प्रेम सर वेटेज क्यों देते हैं? लेकिन जिस तरह से डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे थे मुकेश सहनी, और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है किस तरह से देख रहे हैं आप? अरे मुकेश सहनी के वजह से ही और उसकी राजनीति के वजह से ही कांग्रेस और मुकेश सहनी, इन दोनों ने तो लुटिया और डुबोया है। इन्होंने लुटिया डुबोया है। ये अड़े रहे, सीट मांगते रहे, ये अड़े रहे, सीट मांगते रहे, इनको सीट दे दिया गया। मुसलमानों को सीट नहीं, डिप्टी सीएम के लिए नाम अनाउंस नहीं किया गया। कहा गया कि हम बाद में करेंगे और बाद में एडजस्ट करेंगे। तो मुसलमानों ने कहा कि ये लो छूमंतर। हालांकि अभी पता नहीं है मुसलमान, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि वो एनडीए को वोट पड़ा होगा, लेकिन जेडीयू को वोट पड़ा है। मुसलमान जो है जेडीयू के साथ गए हैं, भले वो बीजेपी के साथ ना गए हों, लेकिन वो जेडीयू के साथ गए हैं। बाकी वो आंकड़े आएंगे तो मैं बता दूंगा। फुलवारी से जेडीयू आगे, मसौड़ी से जेडीयू आगे, तरारी से बीजेपी आगे, डेहरी से एलजेपी आगे, रफीगंज से जेडीयू आगे। देखिए मुसलमान सीट है ये, फुलवारी से जेडीयू आगे। यानी कि जो सीमांचल में भी है वहां पर भी जेडीयू को
सपोर्ट मिला है वो तो फिर इलाके वाइज आएगा तो उसका एनालिसिस करेंगे। तो मुसलमानों ने जो वोट शिफ्ट किया है महागठबंधन से जो नाराज थे, क्योंकि महागठबंधन से नाराज तो थे ही, तो वो शिफ्ट होके क्योंकि वो बीजेपी को नहीं दे सकते थे तो जेडीयू को इन्होंने वोट किया है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी बात निकल कर आ रही है। जेडीयू 75, बीजेपी 72। लेकिन आप देखिए ना, ठीक है 2-3 सीटों का फासला हो सकता है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसको आप ऐसे देखिए। जी प्रेम सर, कुछ अपडेट के दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे हैं, तो एक बार फिर से उनको थोड़ी सी अपडेट यहाँ सहरसा और कोसी की थोड़ी सी बताता चलूं कि आलोक रंजन जो है उनको अभी 4,258 वोट तो मिले हैं। आईपी गुप्ता 2,083 वोट और किशोर कुमार जन स्वराज से जो उनको 338 वोट। वही मैसी से एक बार फिर से सर एक चीज हुआ है गौतम ये ट्रेंड बता रहा है। देखिए सहरसा विधानसभा जो क्षेत्र है, ये ट्रेंड बता रहा है। जो सहरसा नाव देख रहे हैं, मैं बता दूं कि ये मेरी अपनी राय है कि आलोक रंजन चुनाव लगभग समझिए वो जीत गए। अगर 4,000-5,000 वोट की मार्जिन अगर आपको मिल गई तो मेरा अपना अनुभव है 25 सालों का संदीप, ये सीट बीजेपी के पास जा रही है। यानी कि मिठाई बंटनी अब शुरू होने वाली है। आप सहरसा विधानसभा देखिए, हमारा कार्यालय भी जो है वो सहरसा में ही है और सहरसा विधानसभा पर सबकी नजर भी है, क्योंकि आलोक रंजन याद होगा कि योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक प्रचार करने आए थे, आप नहीं जीतेंगे तो कब जीतेंगे भैया। और दूसरा कि उनकी जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से आलोक रंजन की लोकप्रियता है, थोड़ी सी बात हो जाए इस सीट पर, जो इस सीट पर थोड़ी बात कर लेते हैं संदीप कि जो ये विधानसभा क्षेत्र है, आलोक रंजन जी जहां चुनाव लड़ रहे हैं, अगर कोई दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चुनाव लड़ता है और फिर चुनाव वो जीतता है और 4,000 वोटों से आगे चल रहा है, मुझे लगता है कि 4-5 राउंड का चुनाव हो गया होगा, काउंटिंग हो गई होगी मतलब, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। और हाँ, तो अगर वो 4,000 का लीड अगर अभी वो ले लिए हैं तो ये लीड अभी और बढ़ेगा, यानी कि अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं आलोक। आईपी गुप्ता हो सकता है बाद में वो कर लें, अभी मैं परिणाम नहीं बता रहा, मैं रुझानों के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का आना, मोदी का आना लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो फायदा मिलता हुआ आलोक जी को दिख रहा है और आलोक जी एक बार फिर से विधायक बनने की राह पर हैं। मैं 10% बचा के चल रहा हूं, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, ये डिस्क्लेमर है, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जो मेरा अपना एनालिसिस कहता है, मेरा अपना विश्लेषण कहता है, मेरा जो अनुभव कहता है, आपका विधायक जो है सहरसा विधानसभा क्षेत्र का एक बार फिर से आलोक रंजन बनने वाले हैं। अब क्यों बनने वाले हैं ये आप बताइए, क्या क्या खूबियां है भैया उनमें, बताइए क्यों बन रहे हैं। देखिए प्रेम सर, खूबियां अगर जनता अपना विश्वास किसी भी, चाहे किसी भी पार्टी से हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर जनता का विश्वास है जो कि 3 लाख से अधिक 3,69,000 के करीब मतदाता सहरसा विधानसभा में है, उनका अगर विश्वास है तो जरूर कुछ ना कुछ खूबी होगी उनमें, कुछ ना कुछ कार्य तो उन्होंने किए होंगे। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, तो देखिए ऐसी बात नहीं, यदि कोई बड़ा चेहरा किसी ऐसे उम्मीदवार के लिए प्रचार के लिए आता है तो जरूर वो अपने उम्मीदवार में भी कुछ खूबी देखता है, तभी वो प्रचार के लिए आता है। और सुनिए संदीप, सुनिए, बाकी तो बात होती रहेंगी, मैं अपडेट देता रह रहा हूं कि पहले एक अपडेट देता हूं, फिर मैं आलोक जी पे बात करूंगा। अभी बताता हूं 243 सीटों का रुझान सुनिए। जो लोग इस वक्त सहरसा नाव देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक अपडेट दे रहा हूं, पूरे जो आंकड़े हमारे पास है उसके आधार पर 243 सीटों का रुझान हमारे पास है। 172 सीट एनडीए को, 68
महागठबंधन को 1, जन सुराज 2 अन्य। एक बार फिर से सुनिए, 243 में से 172 सीटों पर एनडीए आगे, 68 यानी 68 पर महागठबंधन आगे, 1 पर जन सुराज आगे और 2 पर अन्य। पार्टी वाइज सुन लीजिए, जेडीयू 74, बीजेपी 75 यानी जेडीयू 74, बीजेपी 75 सीटों पर आगे है। अगर आप एलजेपी की बात करें तो 17 सीटों पर, हम की बात करें तो 4 सीटों पर आगे। आरजेडी लगातार पिछड़ती हुई, जैसा कि अंदेशा था, 51 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस वर्स्ट 9 सीटों पर, यानी कि भाई एसआईआर तो खत्म 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 हो गया, खत्म। एसआईआर कहीं नहीं टिका। कांग्रेस 9, लेफ्ट 5, वीआईपी 0, बिना खाता खुले। भाई रे भाई, मुकेश सहनी का नकरा सुनते सुनते पूरे चुनाव में एनडीए चाहे तो वो इधर आ जाए, महागठबंधन चाहे तो वो इधर आ जाए। भैया 2 बार आजमा लियो, अगले बार मुकेश सहनी को बोलो जो काम वो मुंबई में करता था वही काम जाके फिर दोबारा करे, ठीक है ना। सेट लगाने का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वही लगाए। जब आप पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करता है हर आदमी, तो फिर दिक्कत होता है। वो भी कब जाति आधारित पार्टी बना लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। अरे बीजेपी बनो ना, बीजेपी बनो, एनडीए बनो, बहुत हद हो तो कांग्रेस बनो। कांग्रेस भी सब पार्टियों को कम से कम दिखाने के लिए सही आगे लेके चलती है, लेकिन ये थोड़ी है कि किसी एक जाति का पार्टी बना लें और उस पार्टी की संख्या ज्यादा है और बाकी लोगों को आप गाली देते चलें। ये नहीं चलेगा ना। बिहार की जनता ने बता दिया कि विकास मॉडल ही सबसे ऊपर है। जाति ठीक है, जाति है, लेकिन अगर जो विकास करेगा वही आगे जाएगा। ये एक अच्छा मैसेज गया देश के बाकी राज्यों के लिए भी। संदीप, इस चुनाव से कई मैसेजेस निकलेंगे, कई संदेश इस बार बिहार का जो चुनाव है, बिहार के लोग जो हैं वो देने का काम कर रहे हैं। उसमें से एक मैसेज ये भी है, महिलाओं ने एक मैसेज दिया, अब ये एक मैसेज जा रहा है पूरा चुनाव कि चुनाव जब हम करते हैं, जब वोट हम डालते हैं तो सिर्फ, अच्छा बिहार अब आज के बाद से कम एक बात और तय हो गया कि जो लोग कहते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति पे भी अगर वोट होता है, सिर्फ जाति पे, तो वो गलत है। बिहार जातिगत समीकरणों के लिए जाना जाता है, बहुत हद तक यूपी भी जाना जाता है। बिहार यूपी ऐसे स्टेट है जहां पर जातियों का बोलबाला बहुत है, उसके आधार पर टिकट बंटना, उसके आधार पर मंत्री बनना। खैर वापस आइए, ये तो मैंने डाटा बता दिया, फिर से बताना पड़ेगा। देखिए तुरंत उलटफेर हो जा रहा है। 174 एनडीए, 174 सीटों पर एनडीए फिर आगे, बहुत आगे, लीड बहुत है, मार्जिन बीच का बहुत ज्यादा हो गया। 64 पर महागठबंधन, और उधर बीजेपी फिर आगे निकल गई है 76। आप कह रहे थे ना इसी पर राजनीति होने वाली है, तो बीजेपी 76, जेडीयू 73, एलजेपी 18, आरएलएम 3, हम 4, आरजेडी 50, लगातार संख्या घटती हुई। कांग्रेस 8, लेफ्ट 5। राहुल गांधी की जय हो, जैसा आप चाहते थे राहुल जी, आपने वैसा ही किया है। कहां गए कन्हैया कुमार, कहां गए पप्पू यादव, कैसे बोलेंगे आप लोग, कैसे? आपने तो राहुल गांधी को हरा दिया भैया, इतना बोला कि हरा दिया। और वो 2 प्रवक्ता जो हैं आरजेडी की 2 महिलाएं, सबसे बड़ा इस बार क्रेडिट इन दोनों महिलाओं को जाएगा। नाम मुझे याद नहीं आता है क्योंकि मैं ज्यादा सुनता हूँ। एक कोई यादव जी हैं जो जेएनयू से पढ़ी हैं, शायद दोनों ही जेएनयू से पढ़ी हैं। इन दोनों महिलाओं ने इतना गलत तरीके से आरजेडी को रिप्रेजेंट किया है देश के सामने, इतनी बदतमीजी से वो मीडिया में एंकरों के साथ बात करना, चैनलों में बात करना, उन लोगों ने इस तरीके से आरजेडी को रिप्रेजेंट किया कि ये हालत पहुंचा दी। वरना तेजस्वी यादव, हाँ उसकी भी बात कर लीजिए ना, क्या नाम है, तेज प्रताप जिसका नाम बताएं, कौन है वो पीछे चल रहे हैं इस समय महुआ सीट से, हैं? महुआ सीट से पीछे चल रहे हैं। नहीं, जयचंद अच्छा। क्या करेंगे?
जयचंद उनके लिए। देखिए 175 पर एनडीए आगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था आलोक जी पे, आलोक सहरसा विधानसभा क्षेत्र जो आगे चल रहे हैं उस पर बात हो रही थी। एक बात तो और तय है कि अगर, सुनिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और जो जो मैं कह रहा हूं संदीप उसको नोट करते जाइएगा दिमाग में अपने, खाली आपका जो हार्ड डिस्क है दिमाग में उस पर नोट करते जाइए कि प्रेम सर ने ये बोला था 2 घंटे पहले, उसी लाइन पे बाकी चैनल्स और बाकी मीडिया वाले भी आ रहे हैं। एक तो अगर ये चुनाव जीत रहे हैं आलोक रंजन जी विधानसभा क्षेत्र आपके सहरसा विधानसभा क्षेत्र से, तो मंत्री बनना तय है। आलोक रंजन जी चलिए का मंत्री बनना तय है। वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से नहीं, तेजस्वी यादव आने कह वाले रहे थे कि समय पे तो 18 नहीं बनना तय है, बन सकते हैं। आप घबराइए मत संदीप, जो सच है उसको बोलिए ना खुल के। हम थोड़ी कह रहे हैं कि बन जाएंगे, हमें बन सकते हैं और बनना लगभग तय है, तय नहीं है, लगभग तय है। भाषा पर ध्यान दीजिए, बन सकते हैं ये मैं कह रहा हूं। जो व्यक्ति 4 बार 3 बार चुनाव जीत रहा है और इससे पहले भी शायद वो मंत्री रह चुके हैं, तो जो जी 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 प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भाई एक आदमी आपको 3-3 बार जीत के दे रहा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लखीसराय से विजय सिन्हा आगे हो गए, लखीसराय से विजय सिन्हा आगे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है ये, क्योंकि वो पीछे चल रहे थे और एनडीए जो है 175 सीटों पर आगे चल रहा है। जी सहरसा का अपडेट एक बार बता दीजिए। सहरसा का जिस तरह से हम बात करें, सहरसा से इस समय डॉक्टर आलोक रंजन लगातार आगे चल रहे। पहले राउंड से ही आप बात करें, बैलेट पेपर के जब गिनती हो रही थी उस समय से ही डॉक्टर आलोक रंजन आगे चल रहे। तो जिस तरह से सोनबरसा सीट से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं रत्नेश सादा, वो आगे चल रहे हैं, और महिषी सीट से लगातार उलटफेर हो रहा है, कभी गुरजेश्वर शाह आगे तो कभी गौतम कृष्ण आगे। तो 1-2 राउंड और गिनती होगी तो उसके बाद तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी कि कौन आगे कौन पीछे। लेकिन अंतर जो है दोनों के बीच वो 550 और 600 मतों का ही है। और वहीं सिमरी बख्तियारपुर से लगातार अभी संजय सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी। संदीप संदीप हमें ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए कि हम कितने टाइम से लाइव पर हैं और उसके जी कुछ जी नॉर्म्स होते हैं। एक बार हम ब्रेक लेके 10:30 बज रहा है, कुछ चीजें और तस्वीर साफ हो जाएगी तो हम 11 जी बजे से बिल्कुल, हम आ सकते हैं। थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, लेकिन पल पल की अपडेट सहरसा नाउ पर अपडेट होते रहेगी और तमाम दर्शकों को मिलती रहेगी। संदीप उससे पहले जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक बार जी ब्रेक सर लेने से बोलिए, पहले एक बार अपडेट बता दूं। बोलिए सीटों बोलिए की सर। संख्या बता देता हूं, फिर आप ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। जी सर बोलिए। एक हाँ, एक वक्त है, अभी ब्रेक हम लेंगे। संदीप से हमारी जो चर्चा हुई है, हमने जो डिसाइड किया है कि एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं आपको बता दूं पूरा अभी कहां क्या स्थिति है। 243 सीटों का रुझान है भाई साहब, तूफान है, यह आंधी नहीं, ये तूफान है। 180 सीट पर, 180 सीट पर एनडीए आ गए। ये 200 के पास ही आंकड़ा जाने वाला है क्या? बड़ा सवाल है ये आंधी है, तूफान है। 181 लगातार बढ़ता जा रहा है और आरजेडी लगातार पिछड़ती जा रही है। महागठबंधन की बात छोड़ दीजिए, आरजेडी जो अकेले जो अगर पार्टी की बात करें तो वो 47 पर लुढ़क कर आ गई है। 47 सीटें आरजेडी को, 46। अब ये देखिए कन्वर्ट हो रहा है। सुनिए, हम थोड़ी देर बाद ब्रेक ले सकते हैं। आप एक चुनाव आयोग का एक बार वेबसाइट देख लीजिए, 182 पर एनडीए आगे हो गया है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग भी उसी रफ्तार में अपडेट कर रहा होगा। तो चुनाव आयोग का एक बार वेबसाइट देखिए, तब तक मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं। महागठबंधन 57 पर आ गया है, यानी कि 243 में से सिर्फ और सिर्फ 57 सीटों पर महागठबंधन आगे है। जेडीयू 80 सीटों पर आगे, नंबर 1 पार्टी जेडीयू 80 सीटों पर, बीजेपी 77 नंबर 2 पर। आरजेडी बिहार से खत्म, 45, आरजेडी 45 पर आ गई है। 183 पर एनडीए। भाई बहुत अपडेट है, मुझे लगता है कि अब बने रहना चाहिए।
बाद में देखते हैं, अभी बहुत अपडेट है। जी सर बोलिए। मुझे लगता है बने रहना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से आंकड़ों में बदलाव देखने को मिल रहा है और लगातार फेरबदल। 183 पर एनडीए, 56 पर महागठबंधन, सुपड़ा साफ इसी को कहते हैं, सुपड़ा साफ इसी को कहते हैं। अभी और परिवर्तन होंगे संदीप, जो मेरे अनुभव कहते हैं कि जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सीट में कन्वर्ट होता जाएगा। बहुत भारी नुकसान है। यानी कि जो 3-4 नैरेटिव बनाए गए, जो कहे गए, वो सीधे दिल को पहुंचा है। यानी कि पूरे चुनाव के दौरान आरजेडी, कांग्रेस, महागठबंधन कहीं था ही नहीं, कहीं ये पार्टियां थी ही नहीं, इसका मतलब। और तेजस्वी यादव की राजनीति को लोगों ने नकारा, यानी कि जो झूठ उन्होंने परोसा, लोगों ने भरोसा नहीं किया। जो वादे उन्होंने किए उसको लोगों ने भरोसा नहीं किया। वो घर घर नौकरी देने की बात कर रहे थे, लोग समझ लिए कि ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक शिगुफा है। और लास्ट समय तक जैसे उन्होंने कहा कि जैसे जुआ खेला जाता है ना, जुआ, कि तुम 10 तो मैं 20, तुम 20 तो मैं 40, तुम 40 तो मैं 80। और वो करते करते लास्ट में उन्होंने कहा कि 30,000 14 तारीख को आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। आपकी सरकार नहीं बनती उस दिन, रिजल्ट आते कहां से आप पहुंचा देते 30,000 यार। प्रैक्टिकल तो बात करो। बिहार की जनता को उतना बिल्कुल समझते हैं क्या? आपको उसके लिए भी 2 से 3 दिन चाहिए होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि 14 तारीख को आपके अकाउंट में 30,000 रुपए जाएगा। आपके अकाउंट में इतना पैसा है क्या? आप इतना कमा लिए क्या? क्या बात करते हैं? और बिहार की जनता को रिक्शा चलाने वाला भी वहां की राजनीति पढ़ा देगा जाके बाहर के देशों में या बाहर के यूनिवर्सिटीज में। क्या बात कर दी आपने। लो, सारे आपके वादे लोगों को लगा कि ये झूठ है, और ये आदमी सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए वो कर रहा है। देखिए, याद कीजिए संदीप, वो दिन याद कीजिए, आज से करीब 3 से 4-5 महीने पहले, जब प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, ये 2 लोग थे जो नीतीश कुमार के खिलाफ मुहिम चलाने में लगे थे। ये दोनों नेताओं ने एक नैरेटिव बनाया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। सुनिए, कहानी बड़ा रोचक है कि इनकी तबीयत खराब है, इनको रिटायर हो जाना चाहिए, इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, एक नैरेटिव। दूसरा इन्होंने बनाया कि बीजेपी अब अपना सीएम लाएगी, नीतीश कुमार को इस बार हटा देगी। वो नीतीश कुमार जिसके बारे में इतना कहा गया, देखिए कोई ऐसे ही नहीं हारता है और कोई ऐसे ही नहीं जीता, इसके पीछे वजह बहुत होती है। जब बारिश हो रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, याद कीजिए, कई सभाएं रद्द की गई, कई बड़े बड़े नेता आए गए, रोक दिए नहीं गए। उसे पता है बड़ी बात क्या हुई थी? उस दौरान जब चॉपर नहीं उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे, तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं गए, फोन पर सभाओं को संबोधित करने लगे। उस हालत में नीतीश कुमार 300-300, 400 किलोमीटर सड़क यात्रा से पहुंचकर सभाएं की हैं। ये फर्क होता है। और वो जो मेहनत है, वो आज जो ये आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नंबर 1 है, क्यों बिहार की जनता नीतीश कुमार को जिता रही है और क्यों आरजेडी पिछड़ गई। ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति नहीं होती, गाड़ी में बैठकर सभा को संबोधित नहीं किया जाता। एसआईआर, पहले ईवीएम और एसआईआर को लेकर आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। एसआईआर को लेकर आपने इतना हंगामा मचाया, आप बताइए कि एक भी कंप्लेन गया हो, जायज कंप्लेन चुनाव आयोग के पास कोई नाम नहीं आया, किसी ने विरोध नहीं किया जो आम लोग थे, और सबों ने कहा कि लिस्ट में मेरा नाम है, लिस्ट में मेरा नाम है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर वो बहुसंख्यक हो, सभी लोगों ने कहा। तो वहां भी आपकी राजनीति फेल हो गई। अब इनको लग रहा है कि ईवीएम तो पहले चलाते रहे, कुछ हो नहीं पाया, फिर एसआईआर पर आ गए, एसआईआर में भी आप फेल हो गए। अब देखिए आज के बाद ये क्या करेंगे। अब बताइए, क्या ये जो सुनामी है,
अब इसमें भरोसा करने लायक है क्या? इसमें कोई गड़बड़ी हुई होगी क्या? इसमें एनडीए ने रातों रात पूरा बक्सा ईवीएम चेंज करा दिया होगा? अरे वास्तविकता से थोड़ा सा वास्ता तो रखो। खैर कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, विधायक बने रहेंगे, विपक्ष में बैठेंगे तेजस्वी यादव, आवाज बुलंद करते रहेंगे, इस बात की राहत है कम से कम विपक्ष में बैठे रहेंगे। और कांग्रेस के साथ तो ये होना ही था, इसलिए होना था कि आप, क्या नाम इसका, कन्हैया कुमार को जब ये बिहार में उतारे थे संदीप, उस वक्त जी भी मैंने कहा था और मैं कहता ही रहता हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बिहार की राजनीति में किसी ऊंची जाति के नेता को ऐसे प्रोजेक्ट मत करो भैया। कन्हैया कुमार भूमियार हैं, भूमियार जाति से आते हैं और भूमियार को तुम बना दोगे बिहार का नेता है और तुम्हारे पार्टी का वो कर देंगे। अरे भाषण नहीं चाहिए बिहार की जनता को, बढ़िया वक्ता नहीं चाहिए, वहां भाषण प्रतियोगिता नहीं कराना है बिहार में, वहां पे समीकरण चाहिए, चाहे वो समीकरण जाति का हो या मर्द पुरुष का हो, पुरुष महिलाओं का हो, काहे नहीं बुझाता इतनी। और आप जो चुनाव टूरिज्म पर जाते हैं बिहार में 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए, और फिर सोचते हैं कि सारी बिहार की जनता आपको वोट कर दे, और जो नीतीश कुमार वहां से सालों साल से वहां पे राजनीति कर रहे, सरकार चला रहे हैं, जो एनडीए है उसको हवा कर दे। राहुल गांधी ना हो वो ना हो बिहार में, बिहार के जनता, बिहार के एक एक वोटर समझेला, ओकर बुझाला कि का हो। और जो ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग होत रहे, चाहे वो छपरा, आरा होके, गोपालगंज होके, रोहतास होके, जितने शाहबाद के भी एरिया बा, और जहां जहां भोजपुरी बोले जा रहा है और जहां है मैथिली, भोजपुरी और मैथिली मेन यही है, वहां तमाम जगह ग्राउंड जीरो पे जाके बात करें। ना ना ना, तेजस्वी यादव ने। अच्छा, महिलाओं को जब पटना में छेड़ा जाता था 90 के दशक में, जहां सिक्योरिटी सुरक्षा एक बड़ी बात होती थी संदीप, वहां जाति पूछ कर थोड़ी छेड़ा जाता था, उसकी शिकायत हर जाति की महिलाएं हुई हैं। आप पटना में 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी महिलाएं, जो कहा जाता था वैसे नहीं कहा जाता था। और जब लड़कियां हो या महिलाएं हो और उसको जो गुंडे बदमाश छेड़ते थे या परेशान करते थे, तो ये नहीं पूछते थे कि आप ब्राह्मण है, राजपूत है, लाला है कि भूमियार है कि छोटे जाति से आते हैं कि बड़ी जाति से आते हैं, नहीं पूछते थे। लड़की है तो छेड़ दो, तो उसकी शिकायत तो हर महिला हुई ना भाई। तो तेजस्वी से तो हर लोग परेशान होते अगर ये जंगल राज वाली बात आती तो, या आरजेडी आती तो। ये हुआ है, ये देखा है, ये तो हमने देखा है। मेरी भी उम्र अब 46-47 साल हो गई भैया, और 90 के दशक में हमारा भी होश में थे हम, ऐसा नहीं था। और शादी और क्या क्या कहानियां बहुत उसमें जाएंगे तो 243 सीटों का रुझान, 183 पर एनडीए, 56 पर महागठबंधन, जेडीयू नंबर 1 पार्टी 79, बीजेपी 78, और एलजेपी 18, आरएलएम 3, हम 5, आरजेडी 45, कांग्रेस 6, यानी कांग्रेस 0 पर ना आ जाए या एक आध दो सीट निकालेगी। गजब रोचक है मुकाबला, कांटे का टक्कर नहीं रहा। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांटे का टक्कर नहीं रहा। कोई तो ढूंढ के लाओ प्रशांत किशोर को, वो बड़ी बड़ी बातें, वो जो जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए, बारे बाप रे बाप, ये कॉन्फिडेंस तो ठीक है। 0 जनसुराज, 0 पर जनसुराज, एक भी उम्मीदवार आगे नहीं है अभी तक के रुझानों में, एक भी। क्योंकि बाद में ये भी आरोप लगा संदीप जनसुराज पर कि 100 या 125 कुछ सीटों तक तो इन्होंने लिस्ट निकाली, बाद में लिस्ट निकालना इन्होंने बंद कर दिया। और आरोप है, ये मेरा नहीं कहना है, ये आरोप है, सोशल मीडिया पर है, मीडिया के लोग बताते हैं कि बाद में जो लोग बंगले पे गए, थैला लेकर गए और टिकट लेकर वापस आए। ये आरोप है, ये आरोप लगा था कि प्रशांत किशोर के यहाँ जनसुराज में टिकट बेची गई, पैसे से खरीदे गए। और भैया वो पैसा कौन हटाएगा संदीप? जवाब दो हमको, तुम जवाब दो। अब
प्रशांत किशोर तो हमको मिलेंगे नहीं। तुम जवाब दो कि ये पैसा कौन देखिए- लौटाएगा। ये जो देखिए- रजिस्ट्रेशन के देखिए नाम प्रेम- पे, सुनो संदीप आप सुनिए इसको, कि पहले सुनिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो पैसा लिया गया, और वो जो क्या था उसका, एक और टिकट दिया था ना, कुछ 2 तरह के पैसे वसूले गए। एक तो टिकट के लिए जो था वो, एक और पैसा लिया गया था, कार्ड बना था, जो कार्ड बना था ना, 20,000 रुपए के लिए। बड़ी खबर, रघुनाथपुर से शाहबुद्दीन का जो बेटा है वो पीछे हो गया है। उसामा, रघुनाथपुर से शाहबुद्दीन के बेटा पीछे हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट। इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, और इसको लेकर जब ये पहली बार आए थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी सवाल किया था कि भैया गैंगस्टर, भैया बाहुबली, जो कह लीजिए, इनके बच्चों को, इनके वो के लोगों को अगर आप टिकट देंगे तो यार होगा। यानी कि भैया 184 सिवान के रघुनाथपुर से शाहबुद्दीन का बेटा पीछे चल रहे हैं। कोई नहीं प्रेम सर, लगता है हमें कुछ थोड़ी के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। ठीक है, हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। ओके। जिस तरह आपने बताया, हालांकि एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, 243 सीटों के रुझान आ गए हैं और लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सहरसा विधानसभा और सहरसा जिले की भी तमाम विधानसभा सीटों पर भी हमारी नजर है। हालांकि ये तमाम चीजें जो हमने बताया ये शुरुआती रुझान है, नतीजे कुछ देर में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की बात करें तो एनडीए सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है बिहार में। एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं और एक नया कीर्तिमान जो है, एक नया रिकॉर्ड अपने आप में वो हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।